राम राम। जय माँ भारती। जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज एक ऐसा कठिन विषय लेकर मैं आपके सामने आया हूं कि जिसका आकलन और समीक्षा करना किसके लिए मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान नहीं है। आज चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन हो सकता है, 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, चुनाव लड़ा हूं, जिला पंचायत रायपुर में सदस्य था, सभापति था। राजनीतिक मेरी हॉबी है। मैं 24 घंटा राजनीति करता हूं, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, और मेरा अपना एक प्रदेश स्तरीय किसान संगठन भी है। राजनीति के शौक के चलते चलते मैं आप लोगों के सामने एक विश्लेषक के रूप में उपस्थित हुआ और आकलन और समीक्षा किया। पूरे हिंदुस्तान में एक अकेले हम ही थे जो ये बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी की लगभग 53 सीट आ रही है और कौन कौन हार रहे हैं, पूरा आप डिटेल यूट्यूब में मौजूद, आप देख लीजिएगा। तो आज मैं सिर्फ आकलन और समीक्षा करता हूं। अच्छा, अध्यक्ष कौन चुनेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य रूप से अमित शाह जी और मोदी जी। ठीक है, आरएसएस सलाह दे सकती है, लेकिन सलाह को मानना नहीं मानना कोई जरूरी नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि आरएसएस के दबाव में फैसला होगा, मैं नहीं मानता। आरएसएस पहले जब भाजपा शुरुआत की बात थी तो अलग बात था। आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने दम पर खड़ी है, अपने काम के बदौलत खड़ी है, या अपने वर्किंग के बदौलत खड़ी है, या मोदी, अमित शाह, योगी जैसे करिश्माई नेतृत्व, लोकप्रिय नेताओं के भरोसे टिकी है। तो कौन हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष? मैं आपको सिर्फ समीक्षा और आकलन दे रहा हूं। अब कारण बताऊंगा कि कौन हो सकता है। पैनल बनाना चाहिए मेरे को भी, एक नाम भी बता सकता हूं मैं, लेकिन मैं पैनल बनाऊंगा। लेकिन शुरुआत करता हूं मैं कि नाम किनके किनके चल रहे हैं। सबसे पहला नाम, कई लोग मेरे फोन करते हैं, संजय जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और आरएसएस उनको बनवाएगी, और मोदी जी जो नागपुर गए थे वो इसीलिए गए। हाँ, मोदी जी जब नागपुर गए तो ये सब बात आरएसएस और मोदी जी में थोड़ी होती है। आरएसएस का अपना एक चैनल है, उनके अपने भैया जी जोशी या दत्तात्रेय होसबोले जी, वो आपस में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी के साथ। बीएल संतोष जी चर्चा करेंगे नड्डा जी, अमित शाह जी के साथ, प्लस माइनस जो भी बात होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आरएसएस किसी भी व्यक्ति के लिए ना अड़ता है, ना लड़ता है, ना प्रेशराइज करता है। ऐसा होता तो आज बात कुछ और होती। संजय जोशी जी ना, मेरे देखिए सब बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। संजय जोशी जी से मेरी कई मुलाकात हो चुकी है पूर्व में, लेकिन ना। शिवराज सिंह चौहान जी ना, वो मंत्री पद में ही बने रहेंगे। आपका प्रहलाद जोशी जी, इनका नाम चल रहा है, ये बन सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना। उसके बाद आपका और भी नाम है, यादव जी आपके जो मंत्रिमंडल में हैं, अमित शाह जी के बड़े करीबी हैं, वो मेरे को लगता है ना। और उसके बाद बन कौन सकता है? मेरे को लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, आडवाणी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, आपका कुशाभाऊ ठाकरे जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, बंडारू दत्तात्रेय जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, आपके जनक कृष्णमूर्ति जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, वेंकैया नायडू जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, राजनाथ सिंह जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, आपका राजनाथ सिंह के बाद आपका अमित शाह जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, जगत प्रकाश नड्डा जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, मेरा अपना आकलन। अब मैं पॉइंट पे आता हूं कि अब आप देखिए, पिछले 4 साल से नड्डा जी हैं, नॉर्थ इंडिया के हैं। उसके पहले करीब 5-6 साल, 7 साल, 8 साल जो भी अमित शाह जी थे,
उसके पहले राजनाथ सिंह थे। तमिलनाडु से एक बने थे जना कृष्णमूर्ति जी, और वेंकैया नायडू जी आंध्र प्रदेश के थे। अब बंडारू दत्तात्रेय जी पुराना आंध्र प्रदेश मतलब तेलंगाना के थे। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन हो सकता है। मेरे को लगता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष तमिलनाडु से हो सकता है या साउथ से हो सकता है। मेरा अपना समीक्षा, मेरा अपना आकलन बोलता है कि तमिलनाडु से शायद क्या कोई महिला हो सकती है। क्या वनाथी आपका श्रीनिवासन जी जो भी राष्ट्रीय महिला के अध्यक्ष हैं, क्या उनको, जो एमएलए भी हैं और लगातार पदों में रही, बड़ी वकील हैं, मद्रास हाई कोर्ट की इनके पति जी, और ये सब एबीपी से जुड़े काम कर रहे हैं, इनके पति इतने जाने माने वकील हैं श्रीनिवासन जी, एक ये बड़ा नाम मेरे को लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती है। दूसरा, तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल अभी लोकसभा का चुनाव लड़ी और बहुत बड़ी डॉक्टर, इनका अपना सोशल नेटवर्क इतना जबरदस्त है साउथ में, पूरे साउथ के 5 स्टेट में, और वहां की अध्यक्ष भी रह चुकी है, सचिव भी रह चुकी हैं मेडिकल विंग की, आपकी तमिशिलाई सौंदरराजन जी। ये एक बड़ा नाम हो सकता है, बहुत बोल्ड महिला है और इनका इतना बड़ा दायरा है सामाजिक, और आप सब जानते हैं बहुत तेज तर्रार महिला है, एक ये भी नाम है। और हम कैसे भूल सकते हैं साउथ की, जिनको सुषमा स्वराज बोलते हैं, डी पुरंदेश्वरी, 5 भाषाओं की जानकार हैं। देखिए आप, वनाथी श्रीनिवासन जी और आपका तमिशिलाई सौंदरराजन जी भी बहुत भाषाओं की जानकार हैं। मेरे ख्याल से तमिल की तो वही है, तेलुगु की वही है, अंग्रेजी की तो वही है, और हिंदी भी इनकी बहुत अच्छी अब ठीक होने लग गई है। लेकिन डी पुरंदेश्वरी जी कांग्रेस में थी, 2014 के पहले आपका बीजेपी में आई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बांटने के विरोध में ये चंद्रबाबू नायडू जी की साली है, मतलब इनकी बड़ी बहन चंद्रबाबू नायडू जी की वाइफ है। और देखिए एनटी रामाराव जी की पत्नी है। एनटी रामाराव जो को हटाकर जब चंद्रबाबू नायडू जी सीएम बनते हैं 1996 में आंध्र प्रदेश के, तब डी पुरंदेश्वरी जी अपने पिता का साथ ना देकर अपनी बहन के हस्बैंड का साथ देती हैं। उन्होंने विचारधारा और सत्य का साथ दिया, और उन्होंने राजनीति में अपने पिताजी का साथ नहीं दिया। 2 बार की सांसद थी, कांग्रेस के सरकार में मंत्री थी, और अभी वो राजमुंदरी से लोकसभा जीती, छत्तीसगढ़ की प्रभारी रही हैं, उड़ीसा की प्रभारी रही हैं। ये 3 का पैनल महिलाओं के नाम से मैं देता हूं। लेकिन बंडी संजय कुमार, जी किशन रेड्डी और खासकर बंडी संजय कुमार, लोग अन्नामलई का भी नाम लेते हैं, लोग बोल सकते हैं कि अन्नामलई, लेकिन अभी बहुत उम्र में कम है, इनको बहुत बड़ा या तो केंद्र से लाल बत्ती मिलेगा या राष्ट्रीय पद इनको कोई महामंत्री उपाध्यक्ष जैसा मिलेगा। लेकिन मेरा ये स्पष्ट मानना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की अगली राष्ट्रीय अध्यक्ष ये 3 महिलाओं में से कोई एक होगा। डी पुरंदेश्वरी जी, वनाथी श्रीनिवासन जी और डॉक्टर तमिलाई सौंदरराजन जी, ये बहुत ही दमदार लोग हैं, और मेरे को लगता है कि इनको बनाने से साउथ में तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, और याद रखना भारतीय जनता पार्टी का वोट हालांकि 2024 में तमिलनाडु में डबल हुआ, 10.5% के आसपास 5% था। भारतीय जनता पार्टी अपने वोट परसेंटेज को बढ़ा रही है। अन्नामलई ने तूफानी दौरा किया, जड़ें मजबूत की। मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब कहीं सबसे ज्यादा कमजोर किसी स्टेट में है तो वो है तमिलनाडु, और वहां पर भी विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि पेरियार जैसे लोग जो दुष्ट और राक्षस माने जाते हैं विचारधारा में, जिन्होंने अपनी बेटी से शादी किया, जिन्होंने अपने दोस्त की कम उम्र की पत्नी शादी किया, जिनके विचार इतने गंगे, ऐसे, और सनातन को डेंगू, सनातन को एड्स कहने वाले डीएमके को खत्म करना विचारधारा के हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी धर्म को इस तरह की गाली बकने की हिम्मत
किसी को नहीं है, सिर्फ सनातन को छोड़ के। मेरे को लगता है कि अगर तमिलनाडु में डीएमके जैसे, क्योंकि कम्युनिस्ट उखड़ गई, देखिए कम्युनिस्ट की बहुत गंदी विचारधारा थी, जो धर्म को अफीम बोलते थे लेकिन सनातन को बोलते थे और अन्य मजहब को नहीं। मेरे को लगता है कि तमिलनाडु के क्षेत्र में राजनीति करने वाले, क्योंकि देखिए डी पुरंदेश्वरी को तमिल भी बहुत अच्छी आती है और उन्होंने पढ़ाई अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तमिलनाडु में ही किया। मेरे को लगता है इन्हीं 3 महिलाओं में से कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ये मेरा अपना आकलन है और बनना चाहिए। महिला आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी भारतीय जनता पार्टी की, और 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी में संसद ने कानून बनाकर पास कर चुका है। तो मेरे को लगता है कि महिलाओं के हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, महिलाओं के हाथ में भारतीय जनता पार्टी को अपना देना चाहिए। इसमें यही 3 महिलाएं हैं, डी पुरंदेश्वरी, वनाथी श्रीनिवासन और तमिशिलाई डॉक्टर सौंदरराजन। अब देखते हैं अमित शाह जी और मोदी जी क्या फैसला करते हैं। देखिए मैं जनता का फैसला बताता हूं और लगभग सटीक होता है, लगभग सटीक होता है। 2 लोग क्या तय करेंगे इसका मैं सटीक उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये मेरा आकलन और समीक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर विचारधारा से मजबूत होना है साउथ में, और एक गंदी विचारधारा को लेकर राजनीति करने वालों को दफन करना है उन्हीं की स्टेट में, तो ये चुनौती स्वीकार करना चाहिए। और अमित शाह इसके लिए जाने जाते हैं। देखते हैं मेरे हिसाब से फैसला होता है क्या। अगर आप सबको भी मेरी समीक्षा में आपको थोड़ा भी दम, 1% भी दम लगता होगा और 1% भी आपको पसंद आता होगा, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना और फॉरवर्ड करना सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत माता, जय छत्तीसगढ़ मातारी।